We'll start with chapter hydrogen, revision of few important topics. First of all, in this chapter, you need to read three main topics. First one, hydrides. Second is water, chemical properties of water, chemical and physical water are given in the chapter, and hardness of water. Except that everything else is deleted. Only few introduction of three isotopes of water that you already know. Okay? Who can tell? Name three isotopes of water. What is the basic difference between these? Anjay? Atomic mass में difference है in the terms of number of neutrons you can say. Otherwise chemical properties में अगर हम देखें तो ये जो tritium है that is radioactive isotope and it is basically used in nuclear reactions. Deuterium का जो main use है it is used in the form of D2O heavy water और इस फॉर्म में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है और हाइड्रोजन जो है नॉर्मली इट इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस रॉकेट फ्यूल या और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं. तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्लाइटली जो डिफरेंस आता है वो ये है कि हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शंस हैं उसके कंपैरेटिवली ड्यूटेरियम के साथ जो रिएक्शंस होती हैं दे आर स्लोअर. ठीक है, तो रीजन क्या है कि ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो रिएक्शन बिकम स्लोअर विद दैट. यही रीजन हमने आगे D2O में भी पढ़ा था कि जब हम वाटर की जगह अगर हेवी वाटर यूज करते हैं तो इट डजंट सपोर्ट लाइफ बिकॉज D2O के साथ हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफी लो हो जाती है. अदरवाइज D2O कैन परफॉर्म ऑल दोज रिएक्शंस इन आवर बॉडी व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय वाटर, बट इसके साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट बिकम्स क्वाइट स्लोअर और इतनी स्लो हो जाएंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कि वो लाइफ सपोर्टिव नहीं रहेगी. तो दैट इज व्हाई वाटर इज लाइफ सपोर्टिंग बट D2O इज नॉट. क्लियर? बाकी इससे ज्यादा आइसोटॉप्स के ऊपर कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर. वाटर जो है दैट इज प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नेचुरली अवेलेबल एंड इट इज रिमेन्ड इन अ बैलेंस्ड amount you can say on earth by water cycle. Basically physical properties, can anyone tell why water exists at room temperature in liquid form? Basically जो हमारे around water है liquid state में available है. What is the reason? While other hydrides of group 16 are gaseous, H2S is a gas, H2SE is a gas, but water is a liquid. That is intermolecular hydrogen bonding which is present in water. Now what is, or you can say why water has highest density at 4 Kelvin, sorry 298 Kelvin पे 4 डिग्री सेल्सियस जो है उस पे वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है उसका रीजन क्या है? वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. बियॉन्ड दैट डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग. 0 डिग्री पे आइस फॉर्म में होता है बट आइस फॉर्म में मैक्सिमम डेंसिटी नहीं है. नो वन कैन टेल. Yes, good. Because ice has cage-like open structure in which you can say empty spaces are there. तो वो जो structure है ice का जिसमें हर एक ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. उसमें से 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एम्प्टी स्पेसेस है. यू कैन सी द डायग्राम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. तो दिस एम्प्टी स्ट्रक्चर की वजह से जो डेंसिटी है वाटर की वो लेसर होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर एंड आइस फ्लोट्स ओवर वाटर. ठीक है, बट एज द टेम्परेचर राइजेस बियॉन्ड 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इससे ऊपर आप थोड़ा सा भी स्टार्ट हीट करते हो वाटर आइस को हीट करना, देन इट स्टार्ट्स कोलैप्सिंग. और 4 डिग्री सेल्सियस तक ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो केज लाइक स्ट्रक्चर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं. मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म नहीं होते वाटर में से, बट वो जो आइस के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ था टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और एम्प्टी स्पेसेस खत्म हो जाते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस तक ये सारे केजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. उसके बाद फर्दर जब आप हीट करते हो वाटर को तो जो एक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की सॉलिड्स की सबकी की हीटिंग पे थर्मली एक्सपैंड होते हैं, एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है. तो एक्सपेंशन स्टार्ट होने से फिर वापस डेंसिटी डिक्रीज होनी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. तो 4 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर एट विच वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी
due to destroying all the, or you can say due to the destruction of all open cage like structure, ठीक है, by heating. 0 डिग्री पे वो सारे मेंटेन रहेंगे, बट 0 से 4 में वो सारे ब्रेक होंगे, और 4 डिग्री के बाद थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है. तो दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर. ऑटो मीन्स सेल्फ, प्रोटोलिसिस मीन्स प्रोटोन जनरेट करना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है अपने आप एंड इट रिलीजेस प्रोटोन्स इन दिस मैनर. सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी आप इसको कह सकते हो. So this is how water molecules ionize themselves, or to a very lesser extent, and this we have already done in chapter equilibrium, कि 10 raised to the power minus 7 मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वाटर में, और अगर हम 1 लीटर वाटर कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें से इतने मोल्स जो होंगे दैट विल बी अवेलेबल इन दिस फॉर्म, आयनिक फॉर्म में, बाकी सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे. तो वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट having equilibrium constant in the range of 10 raised to the power minus 14. तो ये काफी कम अमाउंट में डिसोशिएट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट इट बिहेव्स एज एन एसिड और अ बेस, मतलब दोनों तरह से बिहेव कर सकता है ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. वाटर इज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन एज वेल एज एन एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन. हियर यू कैन सी this H2O molecule, it has accepted proton, so it behaves as ब्रॉन्स्टेड बेस, और इसने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया तो इट इज एक्टिंग एज एन एसिड. तो आप एक ब्रॉन्स्टेड बेस और एक मॉलिक्यूल ब्रॉन्स्टेड एसिड कंसीडर कर सकते हो. एंड यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड बेस ने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन आयन, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस. So in this manner, if it is asked to explain autoprotolysis of water or self ionization of water, you can give this equation, writing few मतलब कुछ statement आप दे सकते हो कि water ionizes itself in hydronium ion and hydroxyl ions to a very lesser extent. इतना ही लिखने की जरूरत है, ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देना इसके ऊपर. और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि वाटर कैन बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस. उसमें आप ये रिएक्शन पहले तो बता सकते हो कि किस तरह से ये एसिड और बेस का बिहेवियर शो कर रहा है, बट उसको बेटर आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप वाटर की एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्शन दिखाओ. तो 2 एग्जांपल्स उसमें हमने किए हुए. वाटर व्हेन रिएक्ट्स विद एन एसिड, यहाँ इक्विलिब्रियम साइन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो H2O प्लस HCl H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड है. तो यहाँ पर वाटर का कौन सा बिहेवियर आएगा, HCl इज स्ट्रॉन्गर. वाटर अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ खुद बेसिक बिहेवियर शो करेगा, तो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, इट हैज एक्सेप्टेड दिस प्रोटॉन. एंड व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विद सम बेसिस, ठीक है, जो उससे स्ट्रॉन्गर बेस है, देन water will donate hydronium or hydrogen ion to these bases. या NH3 ने accept किया proton, water has donated 1 proton. So these 2 equations you can give while discussing amphoteric nature of water. Clear? तो chemical properties में से ये दोनों properties important है, self ionization और autoprotolysis और amphoteric nature. Next है इसमें oxidizing और reduction properties. अब वाटर एम्फोटेरिक होने की वजह से दोनों ही नेचर है इसका, तो उसी वजह से वाटर का जो वाटर की रिएक्शंस है उसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है, मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इट कैन बी यूज्ड एज वेल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट कैन बी यूज्ड. कैन यू गिव वन एग्जांपल इन व्हिच वाटर बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? किसी को ऑक्सीडाइज कर पाया, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, मेनली अपने पढ़े हुए मेटल्स के साथ 10th में रिएक्शंस, जितने भी मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वेदर इन कोल्ड स्टेट और हाई टेम्परेचर और स्टीम, तीनों ही फॉर्म में वाटर रिएक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. तो ऑल दोज मेटल्स विच रिएक्ट विद वाटर
टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो वो सारी रिएक्शंस में वाटर खुद रिड्यूस हुआ है हाइड्रोजन में एंड इट हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, दोनों ही बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मेटल आपने लिया। जनरली वेरी रिएक्टिव मेटल्स दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी सोडियम प्लस वाटर। इसके लिए कोई टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है, वाटर सोडियम के साथ बहुत इजीली, मतलब इवन मॉइस्चर से भी रिएक्ट होता है। तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड इन दिस एग्जांपल यू कैन सी वाटर का अपना रिडक्शन हुआ है H2 में। H2O में हाइड्रोजन +1 स्टेट में, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 स्टेट में। तो यू कैन शो दिस इज द रिडक्शन ऑफ वाटर। तो अपना रिडक्शन हुआ मीन्स इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी कभी ऐसे नेचर के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, तो जो नेचर शो कर रहा है उसके ऑपोजिट, जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है तो उसमें वाटर का अपना रिडक्शन होना चाहिए। इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में उसी का ऑक्सीडेशन नहीं दिखाना आपने। जिस स्पीशीज का ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिस्कस करना है दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड इन दैट रिएक्शन। और अगर वाटर का रिड्यूसिंग नेचर शो करना है तो वाटर का अपना ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है देन ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। ये दो कंसेप्ट याद रखो। जब वाटर खुद रिड्यूस होके किसी और स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, वाटर का अपना जब रिडक्शन होगा हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा एंड वाटर व्हेन इट विल गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद अपना ऑक्सीडेशन जब उसका होगा देन ऑलवेज ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि दो ही प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वाटर से, इधर H2 और O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन है, वो भी सिर्फ कुछ एक नॉन मेटल्स हैं, अदरवाइज ऑक्सीजन आज O2 नहीं रिलीज होती, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। बस जैसे क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओ तो मेन जो O2 का फॉर्मेशन शो कर रहा है आपने वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन में करना है। H2O प्लस F2 HF प्लस O। ये HF को आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन आयन एंड फ्लोराइड है, अदरवाइज इट इज आल्सो करेक्ट टू राइट इन दिस मैनर। तो हियर यू कैन सी so in this reaction water is oxidized into oxygen। ठीक है, तो ये वाटर की रिडॉक्स रिएक्शंस आ गए आपके बुक में, एक ही कैटेगरी में लिखी हुई है रिडॉक्स रिएक्शन, अदरवाइज यू कैन आल्सो मेंशन दिस इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ वाटर एंड दिस इज रिड्यूसिंग नेचर ऑफ वाटर। नॉन मेटल्स को रिड्यूस करेगा, मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, एक टिप पे रख सकते हो आप। ठीक है, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन है तो एक्चुअल में इस तरह से होता है, बट वहां पे भी आप शो कर सकते हो क्लोरीन प्लस वाटर इट फॉर्म्स HCl प्लस HOCl। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है ना वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी क्लोरीन की पॉजिटिव है, यहाँ ये रहने दो, इसमें क्लोरीन विल गेट ऑक्सीडाइज। एक सेकंड, यहाँ पे आपको एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है Cl का, तो यू कैन नॉट शो हियर ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ वाटर। यहाँ क्लोरीन नेगेटिव स्टेट में है, यहाँ क्लोरीन पॉजिटिव में। ठीक है, तो यही एक ही रिएक्शन आप रखोगे, तभी जो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग वाटर। N2 प्लस H2 गिविंग अमोनिया, वो भी एग्जाम्पल रख सकते हो आप इसमें, क्योंकि अमोनिया में भी नाइट्रोजन के साथ, बट वो H2O के साथ नहीं होता है, जस्ट फॉर हाइड्रोजन का नेचर है। वाटर के लिए आप यही एक कर दो। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। बाकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, हाइड्रेट फॉर्मेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नीड टू नो व्हाट आर दीज रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस मीन्स किसी भी एसिड या बेस या सॉल्ट को जब हम वाटर में डालते हैं तो उसके दो पार्ट्स डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के हेल्प से। तो अगर सॉल्ट है तो एसिड या बेस दोनों बनते हैं, और अगर सॉल्ट की जगह आप एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस दे रहे हो तो डिपेंड करेगा, जैसे ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो दे विल फॉर्म, मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं वाटर में जाके, बेसिस बनाते हैं, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली फॉर्म एसिड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। नेक्स्ट है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, पहले तो हार्डनेस बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स। वैसे वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं, एंड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट दे डू नॉट कॉज एनी हार्डनेस इन वाटर।
तो कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट्स के अलावा पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट्स के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये भी कुछ सॉल्ट्स हैं जो वाटर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, क्योंकि हमारे घर भी जो वाटर आ रहा है तो अंडरग्राउंड वाटर है या फिर किसी वाटर बॉडी से ही आ रहा है ना, तो वाटर बॉडीज क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है अर्थ पे, तो बहुत सारे रॉक्स और डस्ट वगैरह सब मिक्स होती रहती है, तो उसमें से जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट्स, ऐसे जो सॉल्ट्स हैं जो वाटर में इजीली मिक्स हो सकते हैं, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए वो अपने आप मिक्स करता रहता है अपने अंदर चीजों को, एंड मोर ओवर दीज सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर जनरल हेल्थ। ठीक है, तो कुछ ऐसे सॉल्ट्स वो हमारी हेल्थ के लिए कोई हजार्ड कॉज नहीं करते, ये जो हैं सॉल्ट्स, बट बेसिकली दे आर कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स टू वेरियस मशीन्स। एंड एक वॉशिंग का जो क्राइटेरिया, जो हम क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं, बेसिकली जितना भी क्लेंजिंग एक्शन है दैट गेट्स रिड्यूस, तो सोप्स गेट वेस्टेड, सोप कभी भी लादर फॉर्म नहीं करेंगे अगर वाटर हार्ड होगा। जैसे आप नॉर्मली माउंटेन रीजन में जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत थोड़ा सा, क्योंकि माउंटेन्स में भी ज़्यादा रहती है हार्डनेस वाटर की, इसी तरह से जितना अंडरग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं हैंड पंप्स के थ्रू जो निकालते हैं, दैट वाटर इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड वाटर, तो इट हैज़ टू बी converted into soft water by using certain, you can say, appliances are there. Even foreign में तो लोग घरों में भी यूज करते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर यूज होगा, गीजर्स हो गए या आपके वाटर टैप्स हो गए, उन सब में डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है इन सॉल्ट्स का। ठीक है, तो हार्डनेस इज कॉज्ड बाय विच सॉल्ट्स? कैल्शियम एंड सिर्फ केटाइंस नहीं, इनके एनाइंस भी पता होने चाहिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है वो नहीं करेगा हार्डनेस। विच एनाइंस आर देयर? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ये 3 एनाइंस हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो वाटर को हार्ड बनाते हैं। एंड इसमें से एक पर्टिकुलर जो बाइकार्बोनेट्स है, दे आर कॉजिंग विच टाइप ऑफ हार्डनेस? टेम्परेरी हार्डनेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस इज अ काइंड ऑफ, or your temporary hard water is a type of water which has hardness due to the presence of bicarbonate, and it can be easily removed by just boiling. Boiling करके अगर आप वाटर में से जो हार्डनेस रिमूव कर सकते हो वो सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस है। ठीक है, अदरवाइज टेम्परेरी हार्डनेस ऑलवेज होती है। आप घर में भी नॉर्मल वाटर बॉईल करके चेक कर सकते हो, जो आप यूटेंसिल यूज करोगे उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है वाइट सॉल्ट की, तो दैट इज ऑफ, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स हीट करने पे कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोनेट्स सॉल्युबल नहीं होते, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इट गेट्स डिपॉजिट ओवर द सरफेस। एंड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे कॉज परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इसके अलावा एक मेथड और रिमूवल का, इसके लिए तो बॉइलिंग आ जाएगा, रिमूवल और एक क्लार्क्स मेथड भी है जिसमें आप वॉशिंग सोडा ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग, इन क्लार्क्स एजेंट के लिए क्विक लाइन, स्लेट लाइन, मतलब CaO डाला जाता है, कन्वर्ट्स इनटू CaOH ट्वाइस, और वो फिर कार्बोनेट्स को, बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दोनों ही मेथड में आपको बाइकार्बोनेट टू कार्बोनेट कन्वर्ट करना है, इधर बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग CaOH ट्वाइस। और परमानेंट हार्डनेस के अंदर आपको 2-3 मेथड्स हैं। एक तो है पहले बाय एडिंग दैट वॉशिंग सोडा Na2CO3, दैट विल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमने Na2CO3 डाला तो कार्बोनेट्स विल बी फॉर्म। तो एक रिएक्शन आप लिख सकते हो, सपोज कैल्शियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन वाटर, आपने उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना, वॉशिंग सोडा ऐड कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl will be formed. सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, बट दैट विल नॉट कॉज हार्डनेस। एंड CaCO3 जो बन गया है दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट, क्योंकि एक तरह का इनसॉल्युबल सॉलिड है। तो वॉशिंग सोडा कैन कन्वर्ट बोथ कैल्शियम क्लोराइड एंड सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स ना मैग्नीशियम के सॉल्युबल है ना कैल्शियम, ठीक है, तो दोनों ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। लेटर दिस वाटर कैन बी फिल्टर्ड आउट एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम
these ions. तो एक ये washing soda वाला method quite simple and easy to memorize, and this is इसमें क्लार्क मेथड नहीं याद है, बॉइलिंग तो बताइए, बॉइलिंग तो सिंपल डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। एक और मेथड आप कर सकते हो अगर रेजिन्स वाला जो है, जैसे वाटर को ऐसे फिल्टर्स में से पास करना जिन फिल्टर में आयन एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे जनरली कैटायनिक एक्सचेंजर्स भी हैं अवेलेबल, एनायनिक एक्सचेंजर्स भी हैं, और कुछ ऐसे आयन एक्सचेंज सिस्टम भी हैं जिनमें दोनों तरह के एक्सचेंजर्स हैं। तो वो जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आयनिक एक्सचेंजेस दोनों ही तरह के हैं। तो जो ऑर्गेनिक वाला है उसके अंदर जनरली जितने भी आयन्स है वाटर में, कोई भी तरह का कैटायन हो, वो सब हाइड्रोजन आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, और जितने भी एनायंस हैं प्रेजेंट वो OH आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो वाटर मिलता है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी सॉल्ट, डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं उसको, तो ठीक है। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर अदरवाइज हमारी हेल्थ के लिए तो बेनिफिट नहीं करता, मतलब इट इज एक्चुअली हार्मफुल, बट इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज जहाँ पे बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है, तो डिस्टिलेशन प्लांट्स के थ्रू भी बनाया जाता है। बट अदरवाइज इस तरह के जो एक्सचेंजर्स हैं दे आल्सो कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्योंकि वो प्योर H2O में कन्वर्ट कर देते हैं सारे सॉल्ट्स को एक्सचेंज करके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट चैप्टर हाइड्रोजन, थोड़ा सा जो रिवीजन। अब आप हाइड्राइड्स में, अब बेसिकली हाइड्राइड वर्ड जो वैसे हम यूज करते हैं आयनिक फॉर्म में, जब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इन दिस स्टेट -1 फॉर्म में जब होता है हाइड्राइड आयन, देन इट इज जनरली यू कैन से कंसिडर्ड एज हाइड्राइड। बट अदरवाइज एक कलेक्टिव टर्म जो हम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर एनी टाइप ऑफ बाइनरी कंपाउंड विच हाइड्रोजन, बाइनरी मीन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर जनरली, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एनी अदर एलिमेंट is known as hydride। तो बेसिक on the basis of type of nature, किस तरह का नेचर है उस कंपाउंड का, हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, आयनिक हाइड्राइड, और इनको सलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सलाइन का मतलब होता है सॉल्ट्स, मतलब नेचर इस तरह का, आयनिक नेचर हो, कैटायन एंड आयन प्रेजेंट हो। सेकेंड है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, and third one, anyone who knows, metallic or interstitial और non-stoichiometric, किसी भी टर्म से आप ये टाइप डिस्कस कर सकते हैं। Can anyone give example of ionic hydride? Lithium hydride, sodium hydride, Basically group 1 and group 2 elements. These S block elements जितने भी हैं वो फॉर्म करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। लिथियम बेरिलियम के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें इतना आयनिक कैरेक्टर मिलता नहीं है, तो आपने एग्जांपल दिया तो मैंने यहाँ लिखा, बट अदरवाइज लिथियम और बेरिलियम से बेटर है आप बाकी एग्जांपल्स हो, क्योंकि लिथियम के बहुत सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड को कोवेलेंट हाइड्राइड के अंदर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट अदरवाइज हम एक जनरल जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ऑल S block elements are, you can say they can react with hydrogen to form ionic hydride। आयनिक का मतलब ये कि इसमें आप इजीली हाइड्रोजन आयन को सेपरेट कर सकते हो, और बेसिकली कंपाउंड का फॉर्मेशन ही आयन के फॉर्मेशन से होगा, मींस मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन। और इस चीज को प्रूव कैसे किया गया, एविडेंस के लिए बुक में एक्टिविटी नहीं रहा, मतलब एक रिएक्शन है कि अगर इन हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है तो नॉर्मली आपने सुना होगा हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस दे आर डिस्चार्ज एट कैथोड, कैथोड पे जाते हैं और वहां जाके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। बट इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दीज आयनिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज एट एनोड। तो ये इस बात का एविडेंस है कि इनमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे तो दे विल ऑब्वियसली माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और वहां जाके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो अदरवाइज आपको बेसिकली इन तीनों का टाइप्स क्लियर होना चाहिए, किस नेचर के हैं, नेचर तो नाम से क्लियर हो जाएगा, ये आयनिक नेचर है, वो कोवेलेंट नेचर है, ये इंटरस्टिशियल या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर है, ठीक है। तो एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। उसके बाद कोवेलेंट
Which group elements form covalent or molecular hydrides? Polio. जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं, क्योंकि बाकी के सारे एलिमेंट्स मेटालिक है नेचर में, ट्रांजिशन भी, इनर ट्रांजिशन भी, तो उनमें ज्यादा जो कंपाउंड्स मिलेंगे आपको आयनिक नेचर में मिलेंगे, बट स्टिल डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैन आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स इन कोवलेंट फॉर्म व्हेन दे आर इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है, से मैंगनीज हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, तो मैंगनीज के कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो होंगे आयनिक, बट जैसे KMnO4 है, इट्स अ काइंड ऑफ है पोटेशियम परमैंगनेट आयनिक कंपाउंड, बट परमैंगनेट आयन इटसेल्फ अगर आप देखो तो वो उसमें मैंगनीज जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि +7 स्टेट में मैंगनीज 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लूज कर सकता. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स कोवलेंट कैरेक्टर रखते हैं कंपाउंड्स के अंदर. पोटेशियम परमैंगनेट इटसेल्फ इज एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें 2 सेपरेट आयंस हो जाते हैं, एक परमैंगनेट आयन एक पोटेशियम आयन, ठीक है. तो ऐसे मैंगनीज या बाकी भी जो एलिमेंट्स अपनी लोअर स्टेट में जो हाइड्राइड्स बनाएंगे वो हाइड्राइड इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर रहता है उनमें, बट वो है कि आयनिक रेशियो सेम नहीं होता, दैट इज व्हाई दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली. और ये जो है कोवलेंट, ये बिल्कुल प्योर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, इनमें कोई आयंस का सेपरेशन नहीं होता. एग्जांपल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 to 17, हर एक के लिए एक अलग अलग टर्म यूज हुई है. ग्रुप 13 हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड, दे आर कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और किस तरह से यूज कर सकते हैं हम उनको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कैन बी यूज्ड एज Lewis acid. तो एसिडिक बिहेवियर, एग्जांपल BH3 AlH3, 13 ग्रुप के हाइड्राइड्स, गैलियम हाइड्राइड और भी इंडियम हाइड्राइड, बाकी भी अगर नेम अभी आपको इतने याद नहीं होंगे. ग्रुप 13 तो कर चुके हो आप लोग से इस साल, 13 14 ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में एक एग्जांपल आप कार्बन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स हैं, CH4 सिंपलेस्ट वन यू कैन से. उसके अलावा सिलिकॉन का SiH4 भी है. देन आफ्टर नेक्स्ट tin hydride also there, lead hydride is also there. Then electron rich hydrides में central atom पे lone pair present होगी, और इनमें central atom electron deficient होगा, means octet complete नहीं होगा, 6 electrons होंगे, यहाँ पर exactly 8 होंगे, ठीक है. These electron rich hydrides are formed by 15, 16, 17th group of periodic table and they are used as Lewis bases, ठीक है. Example, Gurpreet, one example of electron rich hydride. सुनने में थोड़ा सा ऐसा भारी भरकम सा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कंपाउंड तो पता नहीं 9th से आज सुनते आ रहे होंगे नाम. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, one example. Can't tell. क्या हो गया? नॉर्मल, हाँ, HCl, NH3, H2O, सारे कंपाउंड इतने कॉमनली हैं. ये 15 और 15 to 17 ग्रुप के स्टार्टिंग एलिमेंट से उठा लो, बाकी नाम नहीं याद है तो एक एक तो पता है एलिमेंट. फ्लोरीन क्लोरीन पता है, नाइट्रोजन पता है, फॉस्फोरस पता है, ऑक्सीजन पता है. तो इन सब के साथ हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो पता ही है आपको. वाटर है, NH3, अमोनिया है, उधर HCl है, HF है. तो इन सब के पास लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के पास, तो दे ऑल बिहेव एज व्हाट, बट अदरवाइज बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का सबसे ज्यादा है. उन बाकी ग्रुप में हम आगे जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज हो जाता है काफी. हाँ जी, तो दिस इज नेक्स्ट वन इज मेटालिक हाइड्राइड. मेटालिक हाइड्राइड के एग्जांपल्स में थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है. एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज दिस टर्म स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री, क्या मतलब होता है? मोलर रेशियो अगर स्पेसिफिक ना हो आयंस में, जैसे आप सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड में जितने सोडियम आयंस होते हैं उतने क्लोराइड आयंस में जो मोलर रेशियो है वो 1:1 होती है, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई जब हम कर रहे हैं एग्जैक्टली.
इस तरह के जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ये क्रिस्टल में, अभी आप +2 में चैप्टर पढ़ोगे सॉलिड स्टेट की क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होती किस तरह से। हर एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनको लेटिस पॉइंट्स कहते हैं, उन पे केटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। बट जब ये मेटालिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है तो जनरली ये जो मेटल्स हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में ये मेटल्स होते हैं। तो इन मेटल्स के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है यहाँ पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है एंड इन दीज फॉर्मेट द रेशियो गेट्स डिस्टर्ब। तो रेशियो जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता। तो आप उसमें एग्जांपल टाइटेनियम 1.5 to 1.6 टाइटेनियम हाइड्राइड, इस तरह से ये रेशियो जो है TiH2 आना चाहिए बट H2 नहीं आता है, 1.5 to 1.6